हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स वे लीगल चैनल में। आई एम सॉरी, मुझे वीडियो कल लेकर आना था, ट्यूसडे को आता है, बट बहुत ज़्यादा ही व्यस्तता थी, उसकी वजह से मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। तो कोई बात नहीं, आज मैं आ गई हूँ, देरी सही पर काम होने से मतलब होता है। तो चलिए, आज का जो वीडियो है वो वीडियो है स्टे ऑर्डर के ऊपर में। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बढ़िया जजमेंट है। ये एक लैंडमार्क जजमेंट मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि ये आने वाले केसेस में यूज़ होने वाला है। क्या है मैटर? जब भी स्टे ऑर्डर हम फाइल करते, स्टे ऑर्डर में मिल जाता है, स्टे या इंजंक्शन, एक्चुअल में से इंजंक्शन बोला जाता है। सिविल सूट में जब भी हमें स्टे मिल जाता है, इंजंक्शन मिल जाता है, तो जो दूसरी पार्टी होती है वो तुरंत अपील फाइल कर देती है और उस स्टे को हटा देती है। तो जो पूरा पर्पस होता है स्टे लेने का, वो कहीं ना कहीं खराब हो जाता है, बिकॉज अपीलेट कोर्ट में उस स्टे को हटा दिया जाता है। तो ये जो जजमेंट है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली बताया है कि किस स्थिति में ही आप जो स्टे ऑर्डर ट्रायल कोर्ट दिया उसको आप हटा सकते हो। कैजुअल हटाने का जो है वो आप नहीं कर सकते। तो आज हम इसी जजमेंट को जानेंगे। ये जो लॉ प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, इसका जो कॉसेटिव जब मैं बताऊंगी लिख के रख लीजिएगा, अपना सेव करके रख लीजिएगा। ये बहुत काम में आने वाला है, बिकॉज ये एक लैंडमार्क जजमेंट है। तो चलिए, आप सबको मैं स्वागत करती हूँ दोबारा फिनिक्स बे लीगल चैनल में। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिनिक्स बे लीगल जो चैनल जो है, सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजमेंट्स है, सिविल क्रिमिनल सबके जजमेंट को वो सिंपल आम भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। साथ साथ पे जो लॉ के जो प्रोविजंस हैं हम उसकी भी इंटरप्रिटेशन करते हैं अपने केस लॉस के द्वारा। साथ ही साथ में फिनिक्स भी लीगल फॉर्मेट्स के साथ में भी आता है, लीगल फॉर्मेट्स के साथ में आता है, वेबसाइट है वहाँ जाके लिया जा सकता है। स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज के साथ में आता है, जो लॉ स्टूडेंट्स लॉयर्स के लिए ज़रूरत होती है अपना ड्राफ्टिंग स्किल को अच्छे करने के लिए, तो वो सारे कोर्सेज के भी लिए आता है। तो अगर जो भी तरह का आपको रिक्वायरमेंट होगी, सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से जाके डिटेल्स ले सकते हैं। और अगर किसी को अपने केस में सेकेंड ओपिनियन लेना है या डिस्कशन करना है तो भी अपॉइंटमेंट लिया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जो कॉज टाइटल है उसका है स्पेशल लीव पिटीशन नंबर 252 ऑफ 2023, और पार्टी का जो नाम है रमाकांत अंबालाल चौकसी वर्सेस हरीश अंबालाल चौकसी एंड अदर्स। ठीक है, ये इसका केस नंबर है 252 ऑफ 2023। ये भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है। अब बहुत लोग पूछते हैं कि मुझे जजमेंट चाहिए। देखिए, जजमेंट का बहुत सीधा होता है। मैं जो जजमेंट जो देखती हूँ वो बेसिकली एक पेड साइट होता है, मैंने उसका सब्सक्रिप्शन मैंने लिया हुआ है, वहाँ से मैं जजमेंट देखती हूँ। लेकिन ये जजमेंट्स फ्री में भी अवेलेबल होते हैं। तो कैसे आप करोगे? जो मैं यहाँ पे डाली हूँ साइटेशन, केस नंबर जो मैं डालती हूँ उसको आप कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा और गूगल में डाल दीजिएगा। तो बहुत सारे ऐसे साइट्स है जहाँ पे वो आपको फ्रीली पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है, तो वो आप कर सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट के अगर वेबसाइट पे भी जाते हो तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स जो होता है वहाँ पे जब क्लिक करके जो उसका स्पेशल पिटीशन नंबर अगर आप डालोगे तब भी वहाँ से भी आपको फ्रीली उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं फैक्ट्स ऑफ द केस में। ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का मैटर था। ऑब्वियसली एक प्रॉपर्टी थी जिसको भाई लोगों ने मिलके उस पर कुछ ज्वेलरी शॉप चला रहे थे, लेकिन वो कुछ समय बाद बंद हो गई थी। बाद में पता चला कि एक भाई के पास पावर ऑफ अटॉर्नी था, और वो पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू वो पूरी प्रॉपर्टी उसने सेल डीड कर दी थी अपने बेटे को। जिसके पास पावर अटॉर्नी था उसने अपने बेटे को ही सेल डीड कर दी थी। जब दूसरे भाइयों को पता चला तो वो सिविल सूट फाइल करे टाइटल के लिए और कैंसिलेशन ऑफ दैट सेल डीड के लिए उन्होंने फाइल किया। साथ ही साथ में ऑब्वियसली ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 का एप्लीकेशन भी डाला स्टे लेने के लिए, इंजंक्शन लेने के लिए, कि वो जिसके नाम पे अभी सेल डीड हो गया वो उस प्रॉपर्टी के साथ में कुछ ना करे। जो ट्रायल कोर्ट था उन्होंने स्टे ग्रांट कर दिया था, इंजंक्शन दे दिया था। तो जो दूसरी पार्टी थी ऑब्वियसली डिफरेंट जो थी, वो आप चले गए थे अपना अपीलेट कोर्ट में अंडर ऑर्डर 40। ऑर्डर 40 क्या होता है हमारे सीपीसी में? कोई भी ऑर्डर के अगेंस्ट में हम जाते हैं, अपील फाइल करते हैं, वो अपना ऑर्डर 40 पे आता है। तो वहाँ पे जब वो गए तो वहाँ पर जो स्टे ऑर्डर था उसको वेकेट कर दिया गया कि नहीं, ये स्टे नहीं रहेगा। अब मामला सुप्रीम कोर्ट पे आया है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है अब हम उस पर जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक बात बोली है, इफ द अपीलेट कोर्ट itself decides the matter required to be decided by the trial court, there would be no necessary to have the hierarchy of courts। क्यों बोला सुप्रीम कोर्ट ने? इसका अभिप्राय अगर मैं बताऊं तो कोर्ट ने बोला कि अगर अपीलेट कोर्ट ही पूरा मामला को सुन लेंगे, मतलब पूरा ट्रायल खुद ही कर लेंगे, तो फिर ट्रायल कोर्ट की क्या जरूरत है, मतलब लोअर कोर्ट की क्या जरूरत है? ऐसा क्यों कहा गया कोर्ट ने? कोर्ट ने इसलिए कहा क्योंकि जब स्टे का एप्लीकेशन गया था वेकेट करने के लिए, तो कोर्ट को स्टे दिया है, क्या स्टे सही तरीके से दिया है? स्टे देने का जो ग्राउंड्स है, कोर्ट का काम था, अपीलेट कोर्ट का काम था सिर्फ वही देखे कि जो ग्राउंड्स पे स्टे दिया गया है वो सही है या गलत है।
क्या वो आर्बिट्री तरीके से दे दिया गया है, बिना कोई सफिशिएंट एविडेंस के दे दिया गया है। स्टे को देने के जो 3 रीजंस होते हैं, प्राइमा फेसी केस, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, इरिपेरेबल लॉस, उन तीनों के पायदान पे अगर उस प्लेंटिफ ने अपना केस को प्रूव किया और उस स्टे मिला है तो स्टे को विकेट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर उसने अपना प्राइमा फेसी केस प्रूव नहीं किया या फिर उसने बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस कोर्ट को नहीं बता पाया या इरिपेरेबल लॉस नहीं बता पाया, फिर भी कोर्ट ने स्टे दे दिया है, तो वो गलत हो जाता है, वो एक आर्बिट्रेटरी डिसीजन हो जाता है। ये जब मैं 3 बातें बोल रही हूँ तो यहाँ पे कहीं पे भी मैंने केस का पूरा फैक्ट्स को देखने की बात कहीं पे नहीं की गई है। यही बात कोर्ट बोल रहा है कि बिना आपका काम से देखना था कि जो जजमेंट ट्रायल कोर्ट ने जो ऑर्डर ट्रायल कोर्ट ने जो दिया है वो जो मेहताब खान वर्सेस खुशनुमा इब्राहिम खान में जो बताया गया है कि स्टे ऑर्डर पे क्या क्या होना चाहिए, ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 की हियरिंग में क्या क्या होना चाहिए, उस पर सही अगर बैठता है तो ही आपको देखना था। आपको पूरा केस बैठ के पढ़ने की जरूरत नहीं थी, उस पर आपको डिसीजन देने की जरूरत नहीं थी। अगर आप वो कर रहे हो तो फिर ट्रायल कोर्ट का काम ही क्या रहता है, हायरार्की क्यों है। उसके बाद कोर्ट ने बोला The appellate court in an appeal from an interlocutory order granting or declining to grant interim injunction is only required to adjudicate the validity of such order, applying the well-settled principle governing the scope of jurisdiction of appellate court under order 43 of the CPC। सॉरी, पहले मैंने 40 बोला था, ऑर्डर 40 बोला था, बट एक्चुअली इट इज ऑर्डर 43 है जो अपील्स फ्रॉम द जो ऑर्डर होता है। और वहाँ पे जो जुडिक्शन होता है अपीलेट कोर्ट का वो बहुत ही लिमिटेड होता है, कहीं पे भी वहाँ पे फैक्ट्स में देने की नहीं होती थी। कि जब भी हम अपील फाइल करते हैं ना, अपील का जो जुडिक्शन हमेशा लॉ से रिलेटेड होता है, फैक्ट से बहुत कम ही जाते हैं। जब हमारा फर्स्ट अपील जो होता है वो सिर्फ 10 या 20% ही फैक्ट्स को लेता है, बाकी फिर भी वो 80% जो होता है वो लॉ पे जाता है। उसके बाद अगर हम सेकेंड अपील पे आ गए, ऊपर चले गए, तो वो तो कम्प्लीटली लॉ पॉइंट ऑफ व्यू पे ही आर्गूमेंट होता है, फैक्ट्स पे कोई आर्गूमेंट नहीं होती है। देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब आप स्टे ऑर्डर की बात यहाँ पे करिए, दैट इज कम्प्लीटली ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 एंड 3 को आपको देखना चाहिए था। कहीं पे आपको फैक्ट्स देखने की बात आती नहीं, आपका जुडिक्शन बहुत लिमिटेड है, तो आपको उस पर ही कन्फाइन होकर रहना था। In a situation where the learned trial court, on a consideration of the respective cases of the parties and the document laid before it, was of the view that the entitlement of the plaintiff to an order of interim mandatory injunction was in serious doubt, the appellate court not have interfered with the exercise of discretion by the learned trial judge unless the exercise was found to be palpably incorrect or untenable। तो यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जब ट्रायल कोर्ट एक जजमेंट दे दिया, एक ऑर्डर दिया है स्टे का, और पूरे एविडेंस को अच्छे से पढ़ के उसने दिया है, तो उसने अपना काम किया है सही तरीके से। आपका काम यही है कि क्या वो जो उसने ऑर्डर दिया है वो आर्बिट्री है या नहीं। अगर नहीं है तो आप उस पर इंटरफेयर ना करें, आप फैक्ट्स और बाकी के जो फैक्ट्स होते हैं केस है सिविल सूट के, उस पर आप ना जाए। खाली आपका काम है यही देखे कि वो उसने जो दिया है स्टे ऑर्डर वो आर्बिट्री दिया है या सही दिया। अगर आर्बिट्री है तो भी उसको आप विकेट कर सकते हो, अदरवाइज आप विकेट नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रायल कोर्ट का काम होता है पूरे एविडेंस को पढ़ के स्टे देना जो उसने किया है, तो उस पर इंटरफेयर ना करें। तो इसी कारण की वजह से मैं बोली हूँ कि ये एक लैंडमार्क जजमेंट बन जाता है, क्योंकि एज ए रूल क्या होता है, जब भी स्टे मिलता है तो इवन एज ए लॉयर हम लोग भी अपीलेट कोर्ट पर जाते हैं। तो जब हम अपीलेट कोर्ट पर हम जा रहे हैं तभी हमें कोर्ट को बताना पड़ेगा कि मैं क्यों उसको वेकेट कराना चाहती हूँ, क्या जो स्टे ऑर्डर मुझे मिला है वो सही तरीके से दिया गया कोर्ट ने या नहीं दिया गया है, किस लीगल पॉइंट को कोर्ट ने नहीं देखा या किस लीगल पॉइंट को अवॉइड करके वो ऑर्डर दिया है। तो एक तरह से एक पूरा लीगल आर्गूमेंट ही लिखकर हमें अपील में जाना पड़ता है, और अब स्टे ऑर्डर को हटाना इस जजमेंट के बाद से उतना इजी नहीं होगा। तो आई होप यू बस आपको आज के वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल।